नमस्कार। प्रोफेसर एम.आर. देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चोल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन किया था और ये डिस्कशन किया था कि द्वितीय चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और इस वंश में राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम जैसे महान एवं शक्तिशाली शासक हुए थे, जिन्होंने अपने सैन्य अभियानों के द्वारा, अपने सांस्कृतिक एवं धार्मिक नीति के द्वारा न केवल दक्षिण भारत बल्कि संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपनी प्रसिद्धि पाई थी। चोल साम्राज्य, जैसा कि मैंने गत वीडियो में बताया था, कि अपने प्रशासन और विशेषकर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। तो चोल प्रशासन का हम देखें तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण राजा होता था। जैसा कि सनातन धर्म में हमने पढ़ा है कि सभी साम्राज्य जो सनातन धर्म को मानने वाले थे, उनमें राजा ही महत्वपूर्ण होता है, सारी सत्ता का केंद्र भी वही होता है। वैसा ही चोलों में भी राजा सर्वाधिकारी, सर्वशक्तिमान था और वहाँ जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक थी और राजा का पद वंशानुगत था, यानी राजा के बाद उसका पुत्र या परिवार का कोई सदस्य राजा की गद्दी पर आसीन होगा। राजा सर्वाधिकार संपन्न होने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था और अपनी जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए वो हमेशा कार्य करता था और उसके इस कार्य में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था थी और राजकीय आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए एक विशेष अधिकारी की जानकारी हमें चोल प्रशासन में मिलती है, जिसको ओले कहा जाता था। राजा का प्रधान सचिव ओले नायकम होता था और ये सारे के सारे मिलकर राजा को अपने कार्य में सहायता करते थे और इन सब अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था वो वेतन नकद रूप में न देकर भूमि के रूप में दिया जाता था। चोल साम्राज्य का हम विभाजन देखें, प्रशासनिक रूप से इसका जो विभाजन देखें तो वो सारा का सारा प्रांतों में विभक्त था और ये 6 प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था और इनका शासन सामान्यतः राजकुमारों के हाथों में रहता था। राज परिवार की जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे या राजकुमार होते थे, वो इन मंडलमों की शासन व्यवस्था को संभालते थे। मंडलम को कोट्टम में विभक्त था, जैसा कि संभाग अपने होता है वैसा ही कोट्टम उस समय का संभाग लेवल का होता था। कोट्टम नाडु में यानी जिलों में विभक्त था, जिलों को उस समय नाडु कहा जाता था। नाडु कुर्रम जो कि ग्राम समूहों का होता था उसमें विभक्त था और कुर्रम ग्राम में विभक्त था। यानी आप देखें तो संपूर्ण साम्राज्य चोल साम्राज्य मंडलम कोट्टम नाडु कुर्रम और कुर्रम ग्रामों में विभक्त था। यानी मंडलम से लेकर ग्राम स्तर तक प्रशासन हेतु या प्रशासन में सहयोग करने के लिए स्थानीय सभाओं का गठन था। वो सारे के सारे उन अधिकारियों को सहयोग करते थे ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर कहा जाता था और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। इसके अलावा व्यापारियों की भी सभा होती थी, उनको नगरम कहा जाता था। मुख्य रूप से देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन जो कि चोल शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी जानकारी हमें उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिलती है। उत्तर मेरूर मंदिर की दीवार पर जो लिखा गया अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है।
उसके अनुसार स्थानीय स्वशासन और सभा और महासभा के द्वारा संचालित होती थी और इन सभी के सदस्य वयस्क होते थे और मूलतः सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी, यानी सभी समाज के लोगों की ये समिति होती थी। और इसका जो कार्य होता था, सार्वजनिक कल्याण के लिए जो तालाब और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की जो भूमि है उसका अधिग्रहण करने का कार्य इसका होता था। और इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण संस्था होती थी वो होती थी सभा। ये मूलतः अग्रहारों व ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इनके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था और ये सभा वर्यम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। और वर्यम के जो सदस्य होते थे, जिनकी संख्या 30 होती थी, उनके लिए भी कुछ नियम कायदे थे। यानी इस वर्यम जो कि संस्था का नाम है, इस संस्था में जो सदस्य हैं उन सदस्यों कौन निर्वाचित होंगे या कौन होंगे, उनके लिए कुछ योग्यताएं होती थी। पहली योग्यता तो ये थी कि जो 35 से 70 वर्ष के बीच की आयु वर्ग का हो वो ही इसके लिए निर्वाचित हो सकता था। इसके अलावा उसके पास 1 से 1.5 एकड़ की भूमि का वो मालिक हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, पूर्व में यदि वो इस समिति का सदस्य रहा हो तो उसके खिलाफ किसी तरह का कोई बकाया नहीं हो, उस पर राजद्रोह या अन्य कोई आपराधिक मुकदमे न हो। ये अर्हता पूरी करने वाले व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते थे। और इन 30 सदस्यों में से 12 व्यक्ति वार्षिक समिति के लिए चुने जाते थे, 12 सदस्य उद्यान समिति के लिए चुने जाते थे और 6 सदस्य तड़ांग समिति के लिए चुने जाते थे। और इन सभा की बैठक सामान्यतः मंदिर के जो मंदिर होता है उसमें जो वृक्ष होते थे उन वृक्षों के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। तीसरी जो संस्था होती थी महासभा, इसका कार्य होता था ग्राम वासियों पर कर लगाना, उनसे कर वसूल करना, बेगार लेना, ये सारे के सारे महासभा के द्वारा किए जाते थे। महासभा वर्ष में एक बार केंद्रीय सरकार के सामने अपना सारा का सारा हिसाब किताब रखती थी। महासभा की आय व्यय का निरीक्षण करने का अधिकार सरकार की, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को होता था, परंतु ये नाम मात्र का होता था। यानी एक तरह से देखा जाए तो ग्राम स्तर की जितनी संस्थाएं हैं ये सारा का सारा अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती थी। चोल शासकों का या केंद्रीय प्रशासन का इन पर ज़्यादा दखल नहीं होता था। सिर्फ इनकी वार्षिक आय व्यय को एक बार निरीक्षण का केंद्रीय सरकार का अधिकार था, बाकी सारे के सारे निर्णय लेने का अधिकार इन स्थानीय प्रशासन को होता था। इसीलिए चोल शासन अपने इस स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। चोल शासकों की आय का जो स्रोत था उनमें मुख्य रूप से भू राजस्व होता था और भू राजस्व का निर्धारण भूमि के नाप, जो सर्वेक्षण होता था, भूमि नापी जाती थी और किस प्रकार की भूमि है उसका वर्गीकरण किस प्रकार का है उसके हिसाब से, यानी नाप चौक, भूमि की क्वालिटी और कौन सी फसल बोई गई है उस आधार पर सारा का सारा भू राजस्व निर्धारण होता था। जैसा कि चोल अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि राजराजा प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के पैर की नाप ही भूमि के माप की इकाई थी। और सामान्यतः चोल काल में जो भूमि कर लिया जाता था वो उपज का 1/3 लिया जाता था और ये नकद और अन्य दोनों ही रूप में लिया जाता था। भूमि कर के अलावा जो अन्य
आय के स्रोत थे, उनमें चोल राजाओं के द्वारा निकटवर्ती क्षेत्रों में की गई लूटपाट, व्यापार से होने वाली आय और स्थानीय उत्पादों पर लिया जाने वाला कर के साथ साथ उस समय विवाह समारोह पर भी कर लगता था। यानी विवाह कर भी चोल शासकों की आय का एक स्रोत था। चोल साम्राज्य में जो सैन्य व्यवस्था थी वो चतुरंगी सेना कहेंगे, परंतु यहाँ चतुरंगी सेना से तात्पर्य पैदल, गज सेना, अश्व सेना के साथ साथ नौसेना से। और चोलों की नौसेना बहुत ही उत्कृष्ट थी और राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय तो उनकी नौसेना अपने चरमोत्कर्ष पर थी और इसके कारण बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहलाती थी। इनके जो सैनिक थे वो सामान्यतः गुल्मों और छावनियों में रहा करते थे और इनके सारे के सारे खर्चे का दायित्व चोल साम्राज्य को उठाता था। इनके सेना के टुकड़ों का नेतृत्व करने वाले को नायक कहा जाता था और सेना अध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। न्याय व्यवस्था में चोल राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। चोल अभिलेखों में राजा के धर्मासन का अंतिम न्याय प्राप्त करने के स्थान के रूप में उल्लेख किया गया है, यानी अंतिम न्याय का अधिकारी राजा होता था। और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी होते थे वे भी अपने स्तर पर न्याय करते थे, परंतु अंतिम न्याय राजा ही होता था। और दंड के रूप में आर्थिक दंड के साथ साथ सामाजिक दंड, जिसमें उनको अपमानित करने का जो कार्य होता था, वो भी दिए जाते थे। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चोल काल के समय वैष्णव और शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और चोल शासकों ने शैव धर्म को आश्रय दिया था। तंजौर में राजराजेश्वर या वरदेश्वर का मंदिर इस बात का प्रतीक भी है। परंतु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करना भी उनका प्रमुख धर्म था। जैसे कि चोल साहित्यों से ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी अच्छा व्यवहार किया था। कुलोत्तुंग द्वितीय के समय में चिदम्बरम मंदिर से गोविंदराज की मूर्ति को फेंकना एक अपवाद हो सकता है। बाकी दृष्टांतों से पता चलता है कि चोल शासक शैव मतावलंबी होने के बावजूद भी अन्य धर्मों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया था। जैसा कि हमें जानकारी मिलती है कि राजा प्रथम के समय में शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन ने नागपट्टम में चूड़ामणि मंदिर बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, तो राजा प्रथम ने न केवल अनुमति दी बल्कि आर्थिक सहायता भी दी थी। चोल काल में साहित्य का भी विकास हुआ और विशेषकर तमिल साहित्य उस समय ज़्यादा उन्नत भी था और चोल काल में तमिल साहित्य का ये समय स्वर्ण काल था। कवि कम्मन ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। अन्य ग्रंथों की भी उस समय रचना हुई। स्थापत्य की दृष्टि से देखा जाए तो द्रविड़ स्थापत्य कला शैली का ये चरमोत्कर्ष काल था। विजयालय ने चोलेश्वर मंदिर की स्थापना की। बाद में राजा प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर, जिसको कि वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया था। और राजराजा के बाद उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड चोलपुरम में
बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि अपने आधार से 105 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा था, और इसका 8 मंजिला विमान लगभग 50 मीटर ऊंचा था। यानी द्रविड़ शैली में ये मंदिर अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट शैली का था। इसके अलावा ऐरावतेश्वर मंदिर, कंप हरेश्वर मंदिर आदि भी इस काल के महत्वपूर्ण मंदिरों के रूप में हम देख सकते हैं।